नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और आप सभी की बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। जहां जहां भी आपसे सामान्य दिन पूछा जाएगा वहां पर यह हमारी जो श्रृंखला है बहुपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी देखा जाता है। तो उनको देख करके ये सीरीज हम लाते हैं। इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एग्रीकल्चर, जनसंख्या, नगरीकरण, आर्ट कल्चर और करंट अफेयर्स सहित तमाम जितने भी विषय हैं उनको सबको हम इसमें शामिल करते हैं। और जैसा कि आप थंबनेल पर लिखा देख रहे होंगे, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बहुपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है वह भारतीय राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता आगे रिक्त स्थान है के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत के संविधान के जो निदेशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, उनको कहां से लिया गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका का तात्पर्य यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका से है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच गए होंगे। बहुत सारे छात्रों का सुझाव भी आया हुआ है कि हमें कुछ समय अपना विकल्प चुनने का दिया जाए, तो उसी क्रम में आपको हम कुछ समय दे रहे हैं। आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषता है या इसके जो प्रावधान है वो कहां से ग्रहण किए गए। तो आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये बात आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि भारत के संविधान पर बहुत सारे देशों के संविधान का प्रभाव भी पड़ा हुआ है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया था और वहां की ऐसी बातें, ऐसी जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू हो सकती थी, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उन चीजों को भारत के संविधान में समाहित कर लिया गया। तो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उन पर विदेशी प्रभाव क्या क्या है वहां से प्रश्न बनाया गया है। ऐसा प्रश्न पूर्व की परीक्षा में पूछा जा चुका है। उम्मीद है यदि आगे आपसे पूछा जाएगा तो आप सही उत्तर देकर के आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब हम जानेंगे आयरलैंड के संविधान से और कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत के संविधान में ग्रहण की गई। तो पहला तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका वर्णन कहां पर है, तो इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद इसके लिए 36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है भाग 4 में, उनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को शामिल किया गया है। और इसका स्रोत क्या है, जो कि आज के प्रश्न का सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को लिया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन, यह प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80(1) में है। यह भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, आपको रट लेना, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों के मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति, चुनाव की जो पद्धति है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण की गई, यह भी आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80(1) भाग 5 के अनुच्छेद 80(1) के प्रावधानों के तहत मनोनयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे।
कनाडा के संविधान से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत के संविधान में ग्रहण की गई और पूर्व में यहां से प्रश्न बन चुके हैं, जैसा कि मैं अभी बोल भी चुका हूं। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि सवाल यहां से पूछा जाता है तो आप उसको सही सही करके आइएगा। तो सबसे पहले कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, तो संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, यह कनाडा के संविधान से ली जाने वाली सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और वर्तमान समय में भारतीय परिसंघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, यह भी आपको याद करना है। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना, यह प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से ही ग्रहण की गई है। और कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, सशक्त केंद्र, याद रखिएगा, सशक्त केंद्र अर्थात केंद्र सरकार के पास अधिकार ज्यादा है, यह व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ही ली गई है। अवशिष्ट विषयों का प्रावधान, याद रखिएगा, अवशिष्ट विषयों का प्रावधान, अवशिष्ट विषयों का प्रावधान, अवशिष्ट विषयों का प्रावधान, संघीय शासन प्रणाली, याद रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना, यह भी व्यवस्था यहां से ली गई। सशक्त केंद्र और अवशिष्ट विषय, याद रखिएगा, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय होते हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अतिरिक्त अगर कोई विषय आता है जिस पर कानून बनाना आवश्यक होता है, उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पर भारत की संसद कानून बनाती है, यह भी आपको याद रखना है। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, राज्यों में राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, याद रखिएगा, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र के द्वारा अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, यह प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से ही ग्रहण की गई है, यह भी आपको याद रखना है। और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी निर्णयन है, उच्चतम न्यायालय का अर्थात यहां पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट, सॉरी यहां पे हाई कोर्ट लिख गया है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य यहां पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शदात्री निर्णय है, न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी निर्णयन, यह व्यवस्था भी कहां से ली गई है, तो आपको याद रखना है इस व्यवस्था का जो प्रावधान है वह भी कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया गया है, यह भी चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऐसा क्या क्या लिया गया जो जरूरी है, तो प्रस्तावना की भाषा, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची के साथ साथ ऐसी कौन चीज है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, तो याद रखना है केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध, राज्यों के संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध का जो प्रावधान है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का
विभाजन, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से आपको याद रखना है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके पश्चात और क्या लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और क्या लिया गया? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। और क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। और क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। याद रखिएगा, ये चीजें अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई हैं। उद्देशिका का जो विचार है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उद्देशिका का विचार। और याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं अमेरिका के संविधान, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण की गई है। यह भी आपको याद रखना है। और सबसे खास बात यह है कि संविधान संशोधन में राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन, संविधान संशोधन में राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन, राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषता है वो कहां से ली गई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि सारी चीजों को हम एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से लिख दें और आप इसका नोट्स भी बनाते चले, साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको पहले से चीजें आ रही हैं तो आपका निश्चित ही रिवीजन हो जाएगा, और यदि नहीं आ रही तो साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यह सही विकल्प है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा अर्थात संसद का उच्च सदन में मनोनीत कर दिया जाता है। और यहां पर क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति जो चुनाव की है वो आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण की गई है। अगले विकल्प यहां पर दिया था कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली गई है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और राज्यपालों के द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ जो विधेयक रख लिए जाते हैं वह प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से ली गई है। सशक्त केंद्र का अर्थ है शक्तिशाली केंद्र सरकार की व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ली गई है। जो विषय राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और वह विषय की जो प्रक्रिया है, अवशिष्ट विषयों की जो प्रक्रिया है वह कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, अर्थात
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया जाता है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है राज्यों के राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, ये प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी निर्णय है यह भी कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया गया, यह भी आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको भी हम कनाडा के संविधान से ग्रहण किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समर्थी सूची ली गई है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध लिए गए हैं, शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन है वो लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है यह प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। और इस प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि जब संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी संयुक्त रूप से तो उसकी अध्यक्षता निचले सदन का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शक्तियों का विभाजन भी लिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। और अमेरिका के संविधान से स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 61 में किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, उद्देशिका का विचार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, और संविधान संशोधन में राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की जो प्रक्रिया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि एक जगह पर हमने सारा कुछ बताने का आपको प्रयास किया है, और यह चीज अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है, और जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में आपको बताते हुए भी आ रहे हैं कि एक पुस्तक आपसे कोई पूछी जा सकती है, पूर्व की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, वह पुस्तक प्राचीन भारत से भी हो सकती है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबद्ध हो सकती है, आधुनिक इतिहास से संबद्ध हो सकती है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध हो सकती है, राजकीय, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के किसी पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक भी हो सकती है, बहुचर्चित। तो हमारी टीम के द्वारा प्रयास रहता है कि ऐसा प्रश्न भी हम अपनी सीरीज में शामिल करें। तो चरक संहिता नामक पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? अर्थशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा और धर्म। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो इस जो पुस्तक का मुख्य विषय था चिकित्सा, मुख्य विषय था चिकित्सा, ठीक है, याद रखिएगा। चरक कुषाण शासक, कुषाण वंश के शासक, कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे, याद रखिएगा। चरक जो हैं बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे, चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान माने गए। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है चरक संहिता। और चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चरक किसके समकालिक थे, तो आपको याद रखना है कनिष्क के समकालिक थे। आपसे पूछा जा सकता है कि चरक किस राजवंश के समकालिक थे, तो आपको कुषाण वंश याद रखना है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के चरक समकालिक थे, जो कि उनके राजवैद्य भी थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का आज के आपके सामने, भूपर्पटी की संरचना में, भूपर्पटी की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीज पाई जाती है? याद रखिएगा, भूपर्पटी की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीज पाई जाती है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है यहां पर। हाँ, माफी चाहेंगे इसके लिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहां पर। तो भूपर्पटी की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व प्रतिशत में पाया जाता है?
ऐसा कौन सा तत्व है जो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच चुके होंगे। तो आज के हमारे प्रश्न का सही जवाब है कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है प्रतिशत मात्रा में, याद रखिएगा। और कितना पाया जाता है अगर यह आपसे पूछ लिया जाए तो 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और सिलिकॉन कितना पाया जाता है? तो 27.7%, लगभग में लिखेंगे 27.7% यहां पर सिलिकॉन पाया जाता है। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? तो 8.13%, 8.13% एल्युमिनियम पाया जाता है। और 5% लोहा पाया जाता है, जो लौह तत्व है वह 5% पाया जाता है। तो सही जवाब हमारा हो गया ऑक्सीजन। अगली बार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोहा भूपर्पटी में कितना पाया जाता है तो 5%, एल्युमिनियम कितना पाया जाता है तो 8.13%, और सिलिकॉन कितना पाया जाता है तो 27.7%, और ऑक्सीजन जो कि आज का प्रश्न था कितना पाया जाता है तो 46.60% पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का आपके सामने है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वह कितने राज्यों को लाभान्वित कर रही है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो विकल्प आपको 4 दिए गए यहां पर, 5 राज्य, 4 राज्य, 2 राज्य और 3 राज्य। हम उम्मीद करते हैं कि अपने उत्तर तक आप पहुंच चुके होंगे। तो सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनी है, गुजरात राज्य में स्थित है, और इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, याद रखिएगा, इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य इसका गुजरात है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन राज्य लाभान्वित हो रहा है? गुजरात। क्यों? क्योंकि यह परियोजना गुजरात में ही बनी हुई है और नर्मदा नदी पर बनी हुई है, यह भी याद रखिएगा। गुजरात के पश्चात इससे मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होता है, इससे महाराष्ट्र भी लाभान्वित होता है, महाराष्ट्र भी लाभान्वित होता है, और राजस्थान भी इससे लाभान्वित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन लाभान्वित होता है? तो आपको याद रखना है गुजरात लाभान्वित होता है। और यह परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है, यह भी याद रखना है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी प्रमुख नदी है जो पश्चिम प्रवाही है और अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है, याद रखिएगा। इसका उद्गम किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, से भी याद रखिएगा, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का आपके सामने है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा रहेगा? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यह भी आपको याद रखना है कि जब कोई झील की तली से उठकर कोई बुलबुला है पानी का, वो ऊपर उठ करके आएगा तो उसके आकार पर क्या असर पड़ेगा? 4 विकल्प आपको बताए गए यहां पर, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा, यथावत जाएगा, जैसा शुरू से आया वैसे ही ऊपर तक जाएगा अर्थात यथावत जाएगा, या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा? तो बुलबुला का आकार जो है वो बढ़ जाएगा। जब गहराई कम होगी तो दबाव उस पर भी कम हो जाएगा, इससे जब ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। उसका जो आकार है वह ऊपर की ओर आने पर बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना नहीं है। 4 यहां पर फसल उत्पाद दिए हुए हैं, गन्ना, अदरक लिखा हुआ है यहां पर, छोटा सा याद रखिएगा, ये अदरक लिखा हुआ है, अदरक। अब सही है, अदरक, शकरकंद और आलू। 4 विकल्प आपको दिए गए यहां पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो इसमें क्या तना नहीं है? तो इसमें शकरकंद तना नहीं है। शकरकंद क्या है? तो शकरकंद जड़ है, याद रखिएगा। बाकी गन्ना, अदरक और आलू, ये तीनों तना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, इसे किसके द्वारा घोषित किया गया है?
पहला तो आपको प्रश्न में ही एक जवाब मिल गया कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता तो आप बताइएगा 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अब अगला जो बिंदु इसी में जोड़ा गया कि इसे घोषित किसने किया है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। IUCN ने घोषित किया है, यूनेस्को ने घोषित किया है, विश्व व्यापार संगठन ने घोषित किया है, या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने घोषित किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा वर्ष 2013 में, नोट करिएगा, वर्ष 2013 में 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा वर्ष 2013 में 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया। वन संरक्षण को यह दिवस समर्पित है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। IUCN इसमें दिया हुआ है, तो IUCN एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको याद रखना, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN का मुख्यालय है। कहां पर है तो याद रखिएगा, ग्लैंड कहां पर है, ग्लैंड तो आपको याद रखना यूरोप में स्विट्जरलैंड में है, और यह विलुप्त प्राय जीवों से संबद्ध अध्ययन करती है और रेड डाटा बुक को यहां से प्रकाशित किया जाता है। ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां जो अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 वर्ष, याद रखिएगा, मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता भी रहा हूं, 50 वर्षों में अगर कोई जीव जंतु या वनस्पति अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है तो उसे IUCN के द्वारा विलुप्त घोषित किया जाता है। और वो डाटा प्रकाशित कहां पर होगा तो आपको याद रखना, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, IUCN करता है। IUCN का हेडक्वार्टर कहां है, ग्लैंड। ग्लैंड कहां है, स्विट्जरलैंड कहां है, यूरोप में, यह भी आपको याद रखना है। और कितने वर्ष तो 50 वर्ष। यूनेस्को का क्या कार्य है, तो यूनेस्को जो अमूर्त या मूर्त धरोहरें हैं, विरासत हैं, जो हमें अगली पीढ़ी के लिए भी हमें संरक्षित करके रखना है, ऐसी धरोहर अमूर्त जो वैश्विक स्तर की है उनको पहचान करके उनको संरक्षित करने का काम यूनेस्को करता है। और यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहां है तो पेरिस, याद रखिएगा, पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी। यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है फ्रांस, उसकी कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का, यह भी आपको याद रखना है। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहां तो जेनेवा में है, जेनेवा। और जेनेवा कहां पर, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड में है। और यह विश्व की शीर्ष ऐसी संस्था है जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना भी नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। हम प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे एक बार। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसे किसके द्वारा घोषित किया गया, जैसा कि मैं अभी पहले बता भी चुका हूं आपको। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 21 मार्च को। अब इसको किसने घोषित किया, तो इसको घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा घोषित किया गया है वर्ष 2013 में, यह भी आपको याद करना है। IUCN इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, और यह विलुप्त प्राय जीवों के संरक्षण या जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को लेकर काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। हेडक्वार्टर भी यहां पर लिखा हुआ है। और यूनेस्को वैश्विक धरोहर की जो भी वस्तुएं होती हैं या स्थान होते हैं उनको संरक्षित करने का काम यूनेस्को करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड यूरोप में है। यदि आपसे इसी प्रश्न को इन सबके मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां है तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और वर्तमान समय में महासभा में 193 सदस्य शामिल हैं। अंतिम सदस्य देश जो इसमें शामिल हुआ दक्षिणी सूडान, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ। याद रखिएगा, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ और मुंबई। तो 4 विकल्पों में आपको बताना है कि इसका जो सम्मेलन है या कहां पर हुआ है।
तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन पूर्व में भी हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, यह भी आपको याद रखना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? जहां पर झुग्गी झोपड़ी की संख्या ज्यादा होती, मलिन बस्तियां ज्यादा होती, तो एक ऐसा शहर इसमें है जो पहला भारत का है झुग्गी मुक्त, पूर्णतः झुग्गी मुक्त घोषित कर दिया गया। वहां नागरिकों को पुनर्वास से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया गया है, उनको बने बनाए घर सरकार के द्वारा दिए गए, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि जो बेघर लोग हैं उनको घर दिए जाएं, तो वो योजना यहाँ पर लगभग पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है। ऐसा भारत का कौन सा शहर है? 4 विकल्प आपके सामने है, चंडीगढ़, मेरठ, गोरखपुर और गुरुग्राम। चंडीगढ़, मेरठ, गोरखपुर और गुरुग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, भी याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और भारत के सबसे सुनियोजित बसे शहरों में इसका नाम है चंडीगढ़, याद रखिएगा, इसका नाम शामिल किया जाता है। जो बहुत शहर जो प्लान करके बसाए जाते हैं उनमें चंडीगढ़ को हम लोग गिनते हैं। तो चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है। यहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला और उनको निर्वासित करके उनके लिए सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं आवास देने की, उनका लाभ दिया गया और पूर्णतः शहर झुग्गी मुक्त हो गया। ऐसा भारत का पहला शहर है, ये भी आपको याद रखना है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने है, मालाबार नौसैन्य अभ्यास में कितने देशों की नौसेनाएं मुख्यतः भाग लेती है? यह प्रश्न करंट अफेयर से भी लिया गया है और वैश्विक जो चर्चाएं रहती है जहां से प्रश्न सामान्य अध्ययन में मुख्यतः पूछ ही लिया जाता है, तो उस टॉपिक को भी कवर करने का हमारी टीम का प्रयास रहता है। तो मालाबार नौसैन्य अभ्यास में कितने देशों की नौसेनाएं मुख्यतः भाग लेती हैं? विकल्प 5 है, 4 है, 3 है और 10 है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो मालाबार नौसैन्य अभ्यास में 4 देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं, याद रखिएगा। और जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि मालाबार जो सैन्य अभ्यास है वो कितने देशों के बीच में होता है या उसमें कौन सी सेना शामिल होती है। जितने भी देश शामिल होते हैं, यहाँ पे 4 विकल्प है, सही है। तो 4 देशों की कौन सी सेनाएं शामिल होती है? वायुसेना शामिल होती है, नौसेनाएं शामिल होती हैं या थल सेनाएं शामिल होती हैं या आंतरिक सुरक्षा बल शामिल होते हैं। तो याद रखना है कि यह एक नौसैन्य अभ्यास है और 4 देश इसमें शामिल होते हैं। इसमें कौन देश 4 शामिल होते हैं? तो सबसे पहले हमारा प्यारा भारत और अमेरिका। अमेरिका का तात्पर्य यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और कौन शामिल होता है? जापान। और कौन शामिल होता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। और 2025 अर्थात जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, इसकी जो ये एक्सरसाइज है या युद्धाभ्यास है, ये अमेरिका के गुआम में हुआ। याद रखिएगा, अमेरिका में गुआम, अमेरिका के गुआम में यह युद्धाभ्यास हुआ है, याद रखिएगा। हमारी सीरीज आपको कैसी लगी, आप करंट अफेयर्स के कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। धन्यवाद।